शुरू कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो वही थी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सिंपल लैंग्वेज में हमने कह दिया था अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह दिया था। ठीक, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस की थी वो थी एटॉमिक रेडियस। और थर्ड जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हम लोगों ने यहां पर वो था आयनाइजेशन एनर्जी। आज डिस्कस करना है हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ना? एक मिनट रुकना भाई जरा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बला है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी किसी बैच में मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता रहा था और उनको एक बहुत प्यारे तरीके से मैंने एक बात बोली, आप लोग भी सुनी और हमेशा के लिए अब इस एग्जाम्पल को याद रखने की कोशिश कीजिए। मैंने उनसे कहा कि यार अभी तो बारिश के दिन चल रहे हैं, लेकिन किसी दिन बढ़िया मौसम साफ हो, 2-4 दिन बारिश ना हुई हो, तो आप अपने घर के टेरेस पर चले जाइए, छत पे चले जाइए रात के समय, और ठीक 9-10 बजे के बाद जाइए, रात को थोड़ा सा पॉल्यूशन भी कम हो जाए जब तक, और फिर आसमान तरफ देखिए, देखते रहिए, एकदम घना अंधेरा हो, घुप अंधेरा हो, और आप आसमान तरफ देखते रहिए अपने टेरेस पे से, तो आपको हर 10-15-20 मिनट बाद, है ना, कहीं से छोटा सा ऐसा ग्लो अर्थ की तरफ आता हुआ दिखेगा। उसे हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं तारा टूटा, तारा टूट गया। बोलते नहीं बोलते हैं ऐसा? देखा आप लोगों ने ऐसी कोई घटना देखी है? नहीं देखी है तारा टूटते हुए, है ना? ठीक है, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा और बोर्ड पे रहिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से बता रहा हूं। यहां पे ये अर्थ है और दूर दूर तक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड फैली हुई है। ठीक है, दूर दूर तक अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड फैली हुई है, जिसे हम लोग क्या कहा करते हैं, एटमॉस्फेयर कहा करते हैं। तो ये पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब यहां कहीं बाहर जो अपर एटमॉस्फेयर, उसके बाहर जो है यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, उसमें ढेर सारे चट्टानों के टुकड़े फैले हुए हैं, छोटे बड़े अलग अलग साइज के चट्टानों के टुकड़े हैं। तो ये चट्टानों के टुकड़े अलग अलग स्पीड से यहां से निकल रहे हैं। ठीक, हमारे जो एटमॉस्फेयर उसके बाहर से बहुत तेजी से वो क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यहां से वहां भाग रहे हैं वो चट्टानों के टुकड़े। और यदि कोई चट्टान का टुकड़ा अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास आता भी है, तो वो क्या हो जाता है, वो तेजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के द्वारा खींच लिया जाता है। तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के द्वारा जब वो खींच लिया जाता है अंदर तरफ, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर और उस चट्टान के टुकड़े के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन के कारण ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है ना? और वही एनर्जी रात के समय हमें दिखाई देती है, और हम उसे आम बोलचाल की लैंग्वेज में बोल देते हैं तारा टूट गया। बाकी ऐसा कोई तारा टूट नहीं सकता भाई, ध्यान रखना। ठीक, जहां तक मुझे मालूम है कि जो डायनासोर पूरे के पूरे खत्म हो गए थे, तो उसकी एक कहानी में सुनता आया हूं कि एक चट्टान का टुकड़ा आया था, बहुत बड़ा भी नहीं था, वो शायद 200-250 मीटर बड़ा ही था बस। हाँ ठीक, और वो आकर के क्या हो गया था, वो टकरा गया था अर्थ से। ठीक, और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी कि सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए, है ना? ठीक, खैर अब वो सब कहानी सही है गलत है वो सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये अर्थ का पार्ट नहीं था। वो जो चट्टान का टुकड़ा आ रहा है वो अर्थ का पार्ट नहीं है। ठीक, वो इसके एटमॉस्फेयर के अंदर भी नहीं है, वो बाहर से कहीं से चला आ रहा है, और जब अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ने उसे खींचा अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वो एंटर हुआ तो एक फ्रिक्शन हुआ, और उस फ्रिक्शन के कारण ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो गई। क्या कहते हैं उस एनर्जी को? इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे कैसे कह देते हैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्योंकि पहली बात तो ये अर्थ नहीं है, ये तो एटम है, और ये रहा एटम का न्यूक्लियस। ठीक, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है, ये उस एटम की शेल है जो यहां तक फैली हुई है।
ये चट्टानों के टुकड़े नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, जो यहां से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो ये जो एटम है ना, ये एटम क्या कर रहा है, ये एटम इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और एटम जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ले लेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रहेगा वो हमेशा के लिए, ठीक। बहुत सारे बच्चे देखें, आपके परिचय में भी 12th में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस ही नहीं मालूम होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं कह रहा हूं कि एटम क्या कर रहा है, एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एनायन बना रहा है, और एनायन बना रहा है, साथ में एनर्जी वहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत से बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक ही बात समझ लेते हैं, है ना। याद रखना, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। आज पूरा 1.5 घंटा हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीखने में ही लग जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो अभी बहुत दूर है हम लोग, है ना। तो मैं कोई और एग्जांपल भी ले सकता हूं, जैसे Cl मेरे पास है, और Cl क्या करे, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले। Cl इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो Cl नेगेटिव बनाएगा, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हीट के फॉर्म में भी हम शो करते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी को हमने एक टर्म दी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, और एंथैल्पी का मतलब मैंने बताया था हीट चेंज। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी हम लोग हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच। डेल एच तो होना ही है क्योंकि ये हीट चेंज है, एंथैल्पी चेंज है। कैसा एंथैल्पी चेंज है ये, इलेक्ट्रॉन गेन। कैसा है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहां आप छोटू सा क्या लगा दोगे, Eg। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है डेल EgH, डेल EgH यदि लिखा हुआ है, तो अब आप इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतनी बातें समझ में आई सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो EA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डेल EgH से भी रिप्रेजेंट करते हो। ज्यादा जो सिंबल यूज होता है वो डेल EgH यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी टर्म पढ़ी थी, वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है, ध्यान रखिएगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल रहे हैं हम एटम में से, तो उसके लिए एनर्जी लगी, उसको हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह दिया। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कह दिया। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको हमने थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कह दिया। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी थी, इन्हें हमने क्या नाम दिया हुआ था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसे ही होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे रहना। इसके पहले कि मैं आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताऊं, एक छोटा सा साइन कन्वर्शन बता रहा हूं। सब बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से। यहां पर मेरे पास एक रिएक्शन है, इस डायग्राम को हटा दूं, डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, याद रहेगा सभी को कि क्या और कैसे हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो डायग्राम को मैं हटा देता हूं और यहां पे उस एग्जांपल को लिखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा C+O2 gives CO2। क्या लिखा हुआ है, C+O2 gives CO2, ये लिखा हुआ है। और मैं अच्छे से समझता हूं, लगभग हम सभी लोग 10th पास हैं, तो हम समझ गए ये कंबशन रिएक्शन है, ठीक, कार्बन जल रहा है। और यदि कार्बन जल रहा है, कंबशन रिएक्शन है, तो जरूर वहां पर क्या हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी। हीट रिलीज हो रही होगी, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर +Q, ठीक। ये कुछ भी हो सकता है, इस हीट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कितनी वैल्यू है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, +Q यदि लिखा हुआ है, तो ये है एक्सोथर्मिक
रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतू सा भी डाउट हो किसी को तो कृपया करके बोलना बीच में, है ठीक। तो कार्बन जल रहा है, कंबशन हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और ढेर सारी हीट वहां से क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मेरे पास है लाइमस्टोन CaCO3। इस लाइमस्टोन को मैं हीट देता हूं और लाइमस्टोन को जब मैं हीट देता हूं तो ये लाइमस्टोन डिकम्पोज हो जाता है CaO प्लस CO2 में, ठीक। पढ़िए ऐसी कोई रिएक्शन, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा करते थे। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो CaCO3 का क्या हो गया है? डिकम्पोजिशन, और CaCO3 के डिकम्पोजिशन से बन गया है CaO प्लस CO2, हो गया ना डिकम्पोजिशन, ठीक। अब सुनिए, CaCO3 को मैंने हीट दी तो वो CaO प्लस CO2 में टूटा। इसकी साइड चेंज कर दीजिए, इस Q की साइड चेंज कर दीजिए तो ये बन जाएगा CaCO3 gives CaO प्लस CO2 माइनस Q। क्या बन जाएगा? माइनस Q बनेगा, बोलो हाँ। तो यदि माइनस Q आ रहा है इट रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि प्लस Q आ रहा है तो यह है प्लस Q आ रहा है तो यह है एक्सोथर्मिक, और माइनस Q आ रहा है तो यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? अब आगे सुनना जरा कि हम थर्मोडायनामिक्स से अभी काफी दूर हैं, अभी 1-1.5 महीना दूर है हम लोग थर्मोडायनामिक्स से, इसलिए यहीं पे इस बात को पढ़ना ही पड़ेगा कि ये नॉर्मल हीट के फॉर्म में आप शो कर रहे हैं, Q के फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक के लिए Q पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, और एंडोथर्मिक के लिए Q कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जब हम इसे एंथैल्पी के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक, एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में शो करते हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखना कि डेल H का साइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसा होता है? नेगेटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल H का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मालूम होना चाहिए। और हीट को हम मोस्टली डेल H के फॉर्म में ही शो किया करते हैं या एंथैल्पी के फॉर्म में ही शो किया करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा होता है? नेगेटिव, और एंडोथर्मिक के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव। अब 15 मिनट हो गए हमारी क्लास चालू हुए और मैं एक ही एक बात बोल रहा हूं जब से कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो ढेर सारी हीट रिलीज होती है ना। तो ढेर सारी हीट रिलीज होती है, और जो हीट रिलीज हो रही है मतलब वो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक यदि है तो उसके लिए डेल H का साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कुछ गुस्सा दिमाग में? ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव, ठीक। अब बोर्ड पे देखो। यस सर। O plus electron gives O negative plus electron affinity. O plus electron gives O negative plus electron affinity. ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यहां पर मैं 1 लिख दूंगा। क्या मतलब इसका? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी होती है? नेगेटिव, ठीक। अब ध्यान से देखना आगे है। यस सर। ये क्या गड़बड़ हो गई? सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब लिया तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लिया तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। डेल H2 से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन उसे देखो मैंने कैसा लिख दिया है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी है? एंडोथर्मिक है। और ये क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होती है, क्यों?
ठीक, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है, क्यों? अब क्यों है एंडोथर्मिक, जरा ध्यान से सुनिए और बोर्ड पे देख करके सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? तो ये एटम है, इस एटम के अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि एंटर कर रहा है तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए हैं एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको रिपल करते हैं, ठीक, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट वो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, रिपल्शन के अगेंस्ट वो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए वहां पर ढेर सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो कैसा है, नेगेटिव या एक्सोथर्मिक है। तो हीट क्यों रिलीज हुई, क्योंकि पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अब उन रिपल्शन के अगेंस्ट भी जैसे तैसे वो इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, क्या कहा मैंने कहा उस रिपल्शन के अगेंस्ट भी जैसे तैसे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वहां पर एंटर हो गया एंटर। अब आप चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर जाए, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर जाए, तो बोलिए ये आसान होगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे पहले ही इलेक्ट्रॉन तो बड़ी मुश्किल से घुसा है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा था, तो पहले ही इलेक्ट्रॉन तो बड़ा मुश्किल से घुसा है। अब वो घुस गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो नए वाले इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं होने देंगे या सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं होने देंगे। और यदि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहते हैं तो हमें आउटर सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ गए बात को, ठीक। अब हमें आउटर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर कर पाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपके घर में यदि कोई दीवार है और उस दीवार के अंदर आप कोई कील ठोकना चाहते हैं लोहे की, है ना, तो आपको हथौड़ी से जोर जोर से उसके ऊपर मारना पड़ेगा, तब जाकर के वो अंदर घुस पाएगी, है ना। तो ऐसा ही इसके साथ होगा कि O नेगेटिव हो चुका है, वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, पर आप चाह रहे कि नहीं एक और लो, तुम तो एक और लो, तो एक और लो, तो फिर आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के सेकंड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर कर पाएगा। खत्म बात। दैट्स व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। घुसा कुछ दिमाग के अंदर, बात समझ में आई, ठीक। तो ये हो गई दो बातें जो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मालूम होना ही चाहिए। अब आगे तो 2 मिनट का काम है, फट से सुन लीजिए और खत्म करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही के वही या वैसे के वैसे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर पढ़े हुए थे या सुने हुए थे। पहला फैक्टर क्या देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ऐसे यहां पर होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज। सेकंड, एटॉमिक रेडियस। हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा हुआ था आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। यदि रेडियस इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके भाई, खुद के इलेक्ट्रॉन तो संभल नहीं रहे, है ना, खुद के इलेक्ट्रॉन तो संभल नहीं रहे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या खींचोगे, है कि नहीं। तो रेडियस यदि बढ़ती चली जाएगी तो खुद के इलेक्ट्रॉन भी तो दूर होते चले जा रहे, वो तो पकड़ में आ नहीं रहे, दूसरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या खींचोगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट यहां पर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुनिए, हम अच्छे से जानते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल,
ठीक। Yes. यदि मैं पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं तो पी की हाफ फिल्ड कंडीशन है P3 और फुल फिल्ड कंडीशन है P6। तो यदि किसी के लिए P3 और P6 कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो एकदम स्टेबल हो गए, एकदम स्टेबल हो गए, तो नए इलेक्ट्रॉन लेने की तो इनकी कहीं से कहीं तक इच्छा ही नहीं रही। और यदि नए इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं रही इनकी, ठीक, तो क्या इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, अब इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है नहीं और आप यदि फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराना चाहते हैं तो आपको आउटर सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी, और आउटर सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछेगा द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इज पॉजिटिव, व्हाई? तो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्यों है? तो इनर्ट गैस की इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना एंटर कर सकता है, तो आपको जबरदस्ती आउटर सोर्स से एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा, मतलब वो एंडोथर्मिक हो जाएगी, इसलिए कैसी होती है, पॉजिटिव। ओके, वेरिएशन की बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाने वाले हैं तो आप यहां से देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। खत्म हो गया। अब इसके बाद पूरा टाइम जो है हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और आपसे एग्जाम में ये सब कहानियां नहीं पूछी जाएंगी, चाहे आपका 11th का लोकल एग्जाम हो या कोई आपका कॉम्पिटिटिव हो या 12th हो, ये कहानी कोई नहीं पूछने वाला आपसे, आपसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। डालिए हेडिंग। डाउट आ गया, बोलिए क्या डाउट है। सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जो हाफ फिल्ड और सर फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सर इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत मतलब सर डिक्रीज होगी ना सर क्योंकि स्टेबल है वो पॉजिटिव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिक्रीज नहीं बोलते उसको, बोलते हैं पॉजिटिव हो जाएगी, समझ गए। चलिए डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शिवी बेटा मुंह बंद रखो प्लीज, प्लीज मुंह बंद रखो बिल्कुल। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आगे लिखिए आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखे amount of heat released, amount of heat released when isolated gaseous atom, isolated gaseous atom receive, when isolated gaseous atom receive an extra electron, isolated gaseous atom receive an extra electron to form gaseous anion, gaseous anion is known as electron affinity, is known as electron affinity। और करके लिखो नीचे की लाइन से, और करके लिखो नीचे की लाइन से एरो का साइन बना के, amount of heat released when, amount of heat released when
isolated gaseous atom, isolated gaseous atom receive electron, extra electron, receive extra electron to form gaseous anion, to form gaseous anion is electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, ठीक है। नीचे की लाइन से लिखिए एरो का साइन बना के, डिनोटेड बाय ई ए, डिनोटेड बाय ई ए और डेल ई जी एच, डिनोटेड बाय ई ए और डेल ई जी एच, डेल ई जी एच, है ना, फुल फॉर्म समझिए ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंड एच फॉर एंथैल्पी। ठीक, ये दोनों बात नोट कीजिए, एटम प्लस इलेक्ट्रॉन और सीएल प्लस इलेक्ट्रॉन वाली बात नोट कीजिए। सर एक डाउट था जी भाई साहब। सर, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो सर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर वो नेगेटिव हो जाएगी ना? हाँ भाई, जितना खींचेगा इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव रहेगा, नहीं खींचेगा आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। दोनों बात लिखो। चलिए, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, units of electron affinity, लिखे its units are similar to ionization energy, लिखे its units are similar to ionization energy, जैसी आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स थी बिल्कुल वैसी की वैसी किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो लिख लीजिए, भले ही आपको याद हो तो सीधे लिख लीजिए, नहीं तो बोर्ड पे से देख के लिख लीजिए। ठीक है, हमारी कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले भी, फिर से लिख लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए इसी के अंदर, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when neutral gaseous atom, amount of heat released when neutral gaseous atom receive an extra electron, amount of heat released when neutral gaseous atom receive an extra electron is first electron affinity, first electron affinity, and it is
exothermic process, and it is exothermic process. फुल स्टॉप करके एरोक्साइन बना के लिखिए. अमाउंट ऑफ हीट, रिलीज नहीं लिखना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to enter a new electron, to enter a new electron in gaseous anion, in gaseous anion is second electron affinity, second electron affinity, and it is endothermic or positive, it is endothermic or positive because heat must be supplied from outer source, because heat must be supplied from outer source to introduce another electron in anion, to introduce another electron in anion against very high electron repulsion, against very high electron repulsion. ओके, ठीक. एक और पढ़ के देख लीजिए पूरी लैंग्वेज, उसके बाद ये नोट कीजिए और राइट साइड में कहीं बॉक्स बना करके इस बात को लिख लीजिए, जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो इन फ्यूचर. एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए डेल एच पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल बात है और ये थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. नोट कीजिए जल्दी से. सर डाउट था. बोलिए. सर ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब सर ये एनर्जी रिलीज भी होगी ना सर, जब अपन एनर्जी देंगे सर इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए, सर वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो होगा ही सर. सर जैसे अपन एनर्जी दी तो सर वो अंदर जाएगा और सर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो होगा सर, तो सर वो फोर्स तो मतलब एनर्जी तो सर तब भी रिलीज होगी. दो बातें होंगी, वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है और बाहर से हम दे रहे हैं, तो एक मीन वैल्यू निकलेगी कि नहीं? कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, एक मीन वैल्यू निकलेगी. वहां से रिलीज हो रही है 30 किलो जूल और यहां से आप दे रहे हैं 300 किलो जूल. ठीक, तो सर वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल 270 दी कि नहीं दी अपन ने, है ना? यस सर. ऐसा है. ठीक है, चलिए ये नोट किया. सर बस एक मिनट. यस सर. चलिए, हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी.
देखो मैं बार बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म ही यूज करूंगा, है ना, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, तो आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख रहा है, मैं उतनी बड़ी टर्म नहीं बोलना चाह रहा हूं बार बार, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज कर रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट साइडिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फर्स्ट साइडिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लिखे, with increase in effective nuclear charge, with increase in effective nuclear charge, tendency to attract extra electron increase, tendency to attract extra electron increase. That's why electron affinity increase. That's why electron affinity increase. ये बात लिख लीजिए बोर्ड पे से, ये प्रोपोर्शनल टू ENC। सेकेंड, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, लिखे, with increase in radius, with increase in radius, electrons go away from the nucleus, electron go away from the nucleus, and tendency and capacity to receive an extra electron, decrease, to receive an extra electron decrease, means electron affinity decrease, means electron affinity decrease। इसे लिखिए जरा, ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस, ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, half filled and full filled, electronic configuration, half filled and full filled electronic configuration are very stable, that's why the elements with such configuration, show positive value of electron affinity, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एरो बना के लिख दीजिए, दिस इज द रीजन व्हाई
inert gases, comma, alkaline earth metal and nitrogen show positive value of electron affinity. Show positive value of electron affinity. ठीक है, ओके। हेडिंग वाली फट से, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखिए। ऑन मूविंग लेफ्ट, ए पॉइंट लिखिए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, atomic radius decrease, ENC, effective nuclear charge, ENC increase on moving left to right in a period, atomic radius decrease, ENC increase. That's why electron affinity also increase. That's why electron affinity also increase. फिर एरो, on moving top to bottom in a group, बी पॉइंट बना के लिख लो, एरो की जगह बी पॉइंट कर लो। रेडियस इंक्रीज, ENC decrease, radius increase, ENC decrease. That's why electron affinity also decrease. That's why electron affinity also decrease. ये ऐसा बना लीजिए तो एक हमेशा के लिए याद रहता है कि लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ओके, चलिए बढ़े आगे। यस सर। तो अब हम क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं धड़ाधड़, ठीक। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग वैरायटीज बनती हैं, तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन फैमिली। राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन फैमिली। जी, ये क्या लिखा हुआ है देखना, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है सर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, ठीक है। हेलोजन फैमिली में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो ऑर्डर ये आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। पर आप समझ गए कि मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा इसके अंदर, है ना। यस सर, यस सर। गलत। सो व्हाट इज
करेक्ट ऑर्डर। बहुत ध्यान से देखो, घोंट के रखो इसको। ये होता है। यस आपसे पूछेगा सर पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन शो करता है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है क्लोरीन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा आपका कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से हायर है वाई, या ऐसा बन जाएगा कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। भाई अभी तो सिर्फ ट्रेंड लिखा हमने, तो ट्रेंड लिख दिया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये बना कि वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, या वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा। तो आप जब स्कूल एग्जाम की बात करेंगे, आप किसी भी महान स्कूल के अंदर हो, आपके 11th के एग्जाम में यदि आपके स्कूल टीचर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कोई क्वेश्चन सोचते हैं, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसी क्वेश्चन की होगी कि क्लोरीन की ज्यादा क्यों है, फ्लोरीन की कम क्यों है। 12th क्लास में जब आप पहुंच जाएंगे तो 12th क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई वैरायटी पे जाते हैं तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन रहता है, वो मैं करवाऊंगा, थोड़ी देर इंतजार करिए। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। सुनिए, फ्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, जबकि क्लोरीन की जब आप बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एंड 3d0। ये 3d0 क्यों लिख दिया? ये इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर डी सबशेल अवेलेबल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, लेकिन डी सबशेल अवेलेबल हैं। ठीक है ना, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जाने चालू होगा और थर्ड शेल में 3d आ जाता है, जबकि यहां पर नहीं है ना, यहां पर बस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल तक ही फैले हुए हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना बात को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना भर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नहीं। इलेक्ट्रॉन को खींचने के साथ साथ उसे रखना भी पड़ेगा अपने अंदर, किसी ऑर्बिटल में या किसी शेल में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हीट रिलीज होगी। सिर्फ खींचने में रिलीज नहीं होती है, उस इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में या अपने ऑर्बिटल में एंटर कराना पड़ेगा। अपने शेल में या अपने ऑर्बिटल के अंदर एंटर कराओगे तब जो हीट रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। समझ रहे बात को? ठीक। यस सर। कहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी एक एग्जांपल बता रहा था किसी बैच के अंदर में, कहीं जा रहे हैं हम लोग, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, एक ही ट्रेन अवेलेबल है वहां जाने के लिए, जनरल का टिकट है हमारे पास, ट्रेन चल दी, हम लेट हुए थोड़ा सा, ठीक, बिल्कुल स्लो है, हम तेजी से दौड़े और जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भयंकर भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, इतनी भीड़ है कि लोग गेट पे भी लटके हुए हैं और हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं अंदर। तो पहले से जो लोग गेट पे लटके हुए हैं वो अंदर घुसने देंगे क्या हमें? नहीं, कोई चांसेस नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है ऐसे करके घुसने में। तो फिर समझदारी ये है कि पीछे वाली बोगी देखो एसी लगा हुआ है जनरल के ठीक पीछे, ठीक, भले टिकट जनरल की है लेकिन पीछे एसी लगा हुआ है, जाना बहुत जरूरी है, वो खाली पड़ा हुआ है, चलो उसमें घुस जाओ, बात की बाद में देखेंगे, है कि नहीं? तो वहां जो पहले से लटके हुए थे बाहर दरवाजे पे, वो हमें घुसने ही नहीं दे रहे। हमारा कोई साथी अंदर है, वो भले हमें खींच रहा हो लेकिन हम नहीं घुस पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। आप इलेक्ट्रॉन हो, वो जो जनरल बोगी है वो कौन है? फ्लोरीन है। पहले से जो नो इलेक्ट्रॉन हैं वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को एंटर होने देंगे क्या? नहीं, ठीक है ना, उसकी इच्छा बहुत है फ्लोरीन की। फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है, उसकी इच्छा बहुत है कि खींच लूं मैं इस इलेक्ट्रॉन को,
लेकिन अंदर जो नो इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, वो उस नए इलेक्ट्रॉन को आसानी से अंदर घुसने नहीं देंगे, ठीक। जबकि क्लोरीन में भले ही थोड़ा सा कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन जब नया इलेक्ट्रॉन घुसता है, अंदर वाले कितना ही रिपल करें, लेकिन देखो उसके पास कौन खाली पड़ा हुआ है, डी। तो वो कहेगा यार ठीक है, तुम लोग मुझे पी में नहीं घुसने दे रहे हो, मैं डी में घुस जाऊंगा, ठीक। तो वो कहां घुस जाता है, डी में घुस जाता है। इसके पास तो वो खाली बोगी भी नहीं है, फ्लोरीन के पास। आई या नहीं आई बात समझ में? तो ऐसी कहानी होती है भैया, ठीक। इसीलिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर नहीं कर पाता, जबकि क्लोरीन में आसानी से एंटर कर जाता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन इसी में अलग टाइप से घुमा करके पूछते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करें। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा करते हैं कि हेलोजन शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड वाई। किसी भी पीरियड में आप ले लीजिए, तो जो हेलोजन आएगा उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगी, क्यों? अरे तो सीधी सी बात है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 बस एक ही इलेक्ट्रॉन तो कम है, P5 हो चुका है, एक कहीं से मिल जाए P6 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एटॉमिक रेडियस बहुत छोटी है। तीसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है, ठीक। तो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 ऑलमोस्ट फुलफिल्ड होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए फुलफिल्ड हो जाएगा। तो भयंकर जम से टेंडेंसी है कि यार एक तो खींचेंगे हम, है ना, जिससे कि P6 हो जाए और फुलफिल्ड हो जाए। दूसरी बात, रेडियस बहुत छोटी है। तीसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है, इसलिए तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनकी वो कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। गुस्सा दिमाग में कुछ? 3 क्वेश्चन समझ में आए, इसके बाद एक फोर्थ भी बता दूं या पहले इतना लिख लें? नहीं, पहले फोर्थ भी सुन लो। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हेलोजन फैमिली या 17th ग्रुप। ऐसी एक क्वेश्चन देता हूं, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन 16th ग्रुप, 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, है ना। अब जब भी कोई ग्रुप मुंह से निकलता है, तो जब भी कोई ग्रुप मुंह से निकलता है तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ही बात आती है कि टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीज। यहां भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर आना चाहिए। अब दिमाग में घंटी बज गई होगी कि यार मैं पूछ रहा हूं या बता रहा हूं, यानी कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो है। तो जैसे हेलोजन फैमिली में गड़बड़ थी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होनी थी, जबकि हो गई क्लोरीन की, ऐसे ही इस ग्रुप में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी थी ऑक्सीजन की, और मालूम हो किसकी गई, सल्फर की, ठीक। तो इस ग्रुप में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, सल्फर की। तो फिर ऑक्सीजन कहां स्टैंड करता है, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। आखिरी है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस ग्रुप में 16th ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। कैसी मजेदार बात है, ठीक। रीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जरूर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर नहीं कर पाता, है ना। मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप अपने 11th के एग्जाम को यदि ढूंढ रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो आपका 11th का एग्जाम ये है बस। बाकी सब आपका 12th और आपका कॉम्पिटिटिव है, मैं पहले ही बता दूं भाई, और पढ़ना है आपको, नहीं तो 12th बिगाड़ लोगे। नहीं देना कॉम्पिटिटिव वो एक अलग बात है ना। नहीं देना IIT में, ITI करूंगा, ठीक है कर लो, आपका बड़प्पन है, लेकिन 12th तो दोगे ना बाबू। तो फिर 12th में नहीं बनेगा, वहां जाके फंस जाओगे। लिखो, तो पहला क्वेश्चन क्या था, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन फैमिली, ये नोट कर लीजिए बोर्ड पे से। सर डाउट था, आए बोलो। यस सर, ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर सबसे कम है, तो इसमें सर उसमें सिर्फ 2 ही सर इलेक्ट्रॉन के आने की जगह है सर,
पर इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा सर। सर मतलब यही होगा ना सर रीजन? हाँ, और सर बाकी में सब फ्री ऑर्बिटल है। सब में भी वही होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही आने की जगह, लेकिन इनमें वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं दूसरे। यस सर। ठीक है ना, डी चालू हो जाता है ना यहाँ से, उसमें डी नहीं है बेचारे में। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन is greater than fluorine, why? Electron affinity of chlorine is greater than fluorine, why? लिखिए आंसर। Due to very smaller size, due to very smaller size and high electron repulsion, due to very smaller size and high electron repulsion, the extra electron cannot enter easily into fluorine, cannot enter easily into fluorine. That's why its electron affinity becomes less than क्लोरीन। ऐसा बना भी लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना भी लो फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो एक बात ध्यान भी रहेगी, क्लोरीन में डी भी तो है ना, तो इलेक्ट्रॉन डी में भी एंटर कर सकते हैं। अभी मत बोलना कि ब्रोमीन की तो फिर और क्लोरीन से ज्यादा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो और बड़ा ठीक है, लेकिन उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वो कंपेरेबल ही नहीं है ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। नेक्स्ट, यस सर। थर्ड क्वेश्चन, भले ही आंसर आता हो फिर भी लिखेंगे। लिखिए, हेलोजन शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजन शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी in their respective periods, why? In their respective periods, why? लिखे, due to NH2NP5 electronic configuration, due to NH2NP5 electronic configuration, smaller atomic radius, and very high effective nuclear charge, very high effective nuclear charge। ओके, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, डाउट है? क्या डाउट है, जल्दी से बोलो। सर जो ऑक्सीजन है सर, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सर पोलोनियम में सर टेलोरियम और सेलेनियम से ज्यादा होता है। बोल दो ना। फिर सर ऐसे
एक यार इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं आ पा रहा है, बस इतनी सी तो बात है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन 16th group, right trend of electron affinity in 16th group. Not down. चलिए नेक्स्ट, केमिस्ट्री में इसलिए लोगों को फिर टफ लगने लगती है, इतने सारे एक्सेप्शन, इतने सारे वेरिएशन, जिसको देखो वही रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ तो भी हो रहा है कि नहीं, ये समस्या होती। जैसे अगला क्वेश्चन और खतरनाक, लिखिए, ऑन मूविंग टॉप, क्वेश्चन लिखिए, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग top to bottom in a group, electron affinity becomes less negative, is there any exception, is there any एक्सेप्शन? क्या बोल रहा है, समझ रहे हो भाई? जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होती जाती है मतलब नेगेटिव वैल्यू उसकी मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। वहां जो नेगेटिव साइन है, ध्यान से सुनना बात को, वहां जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती मतलब नेगेटिव वैल्यू उसकी जो है, नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ना। तो कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल है। सुनिए ध्यान से, 15th ग्रुप इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। 15th ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ग्रुप मेंबर के लिए नेगेटिव है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज। ठीक, यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है इस ग्रुप में? बिस्मिथ की होती है, ना कि फास्फोरस की। और नाइट्रोजन की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है ना। मजेदार बात। ठीक, तो कितना बड़ा एक्सेप्शन है। बाकी सारे ग्रुप में ऐसा उल्टा ऑर्डर आता है, ठीक, लेकिन इसमें कैसा हो गया? ऐसा हो गया, है कि नहीं गड़बड़? एक और, ठीक, प्योरली कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, आपसे नहीं झिला रहा है, आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन करो मेहनत थोड़ी सी, ठीक, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक, लिखिए, इन 15th ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, electron affinity of nitrogen is positive, and for remaining elements, on moving downward, the negative value of electron affinity, increase,
इंक्रीज। ठीक है, चलिए बोर्ड पे से ऑर्डर नोट कीजिए। सर ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर वो इंक्रीज हो रही है सर नीचे जाने में, तो सर ये भी वो वैकेंट ऑर्बिटल्स के कारण ही है क्या सर? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, यस सर। इसीलिए तो नए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, सर एक डाउट था। बोलिए। सर ये जो सर 17th ग्रुप और से जो ऑक्सीजन फैमिली था सर, वो भी तो इसका एक एक्सेप्शन होगा सर, क्योंकि सर वो भी प्योरली से डिक्रीज नहीं हो रही है सर इधर। पर बेटा उसमें तो नीचे जाने पे नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जा रही ना, यस सर। इसमें थोड़ी ना, इसमें तो नीचे जाने पे नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यस सर, यही तो तो भी थोड़े खेल है। एक्सेप्शन है सर। हाँ यही तो खेल है, यही तो याद रखना अपने को। ठीक है, आईआईटी कब आईटीआई में बदल जाता है पता ही नहीं पड़ता लोगों को, है कि नहीं। तो स्पेलिंग का हेरफेर ऐसे ही होता है कि जरा सा साइन ऐसे की जगह ऐसे होगा और आईआईटी से स्पेलिंग आगे पीछे हो गई, आईटीआई बन गया। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी टू एलिमेंट्स is not similar, is not similar. Is there any exception? Is there any exception? समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कोई भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम नहीं हो सकती, कहीं कुछ एक्सेप्शन है क्या? ठीक, Yes, sir. बोलिए, Yes, sir. लिखिए आंसर। ऑर्गन एंड क्रिप्टॉन, ऑर्गन एंड क्रिप्टॉन, टू इनर्ट गैसेस, टू इनर्ट गैसेस have same value of electron affinity, same value of electron affinity। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें, वैसे वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ब्रैकेट में लिख लें 96 किलो जूल पर मोल। कभी भी कोई दो एलिमेंट की ना आयनाइजेशन एनर्जी सेम होती है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होती है, ये एक्सेप्शन केस है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है? सेम है, 96 किलो जूल पर मोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आराम मजा है, खूब सारे क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अरेंज फॉलोइंग पेयर, arrange following pair in decreasing order of negative value of electron affinity, decreasing order of negative value of electron affinity। ऐसे एक के नीचे एक लिख लीजिए, उन्हीं के आगे आंसर लिख लेना। सर सेकंड और फर्स्ट सेम है क्या सर इसमें? हाँ, सेकंड में O नेगेटिव और S है, यस सर। थर्ड में O और S नेगेटिव है, फिर O नेगेटिव S नेगेटिव है, फिर N नेगेटिव और P है, और फिर Al और B है। हरि बोल।
लेट्स हैव अ चेक। सर बस 1 मिनट। चलिए क्या आया फर्स्ट में? फर्स्ट में आएगा आई थिंक SO। SO। ठीक, सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन SO नेगेटिव। ठीक, O नेगेटिव की S से ज्यादा होगी, और S नेगेटिव है तो अब S नेगेटिव की O से ज्यादा होगी, दोनों ही नेगेटिव हैं तो O नेगेटिव S नेगेटिव से ज्यादा होगा। N नेगेटिव और P है तो N नेगेटिव की P से ज्यादा, और Al और B तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, B की Al से ज्यादा। बोरान ऊपर है ना, टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होता ही होता है। ठीक, तो ये आएंगे भाई करेक्ट ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा। लिखिए क्वेश्चन और ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट लगा के हैं। लिखिए द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of chlorine is -349 of chlorine is -349 किलोजूल पर मोल, -349 किलोजूल पर मोल। How much energy in kilojoule is released? How much energy in kilojoule is released when 3.55 gram of chlorine, 3.55 gram of chlorine converted completely into Cl negative ion, Cl नेगेटिव आयन। लगाओ दिमाग, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। यस सर। Electron gain enthalpy of chlorine is -349 kilojoule per mole. And how much energy in kilojoule released when 3.55 gram of chlorine converted completely into Cl negative ion? वाह सर -34.9 किलोजूल। और कोई? यार आयनाइजेशन एनर्जी के इतने सारे क्वेश्चन करें, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए थे इसमें। और कोई बोलिए आंसर। बहुत गंदी बात है, बहुत ही ज्यादा गंदी बात है ये तो। 349 किलोजूल पर मोल, इसका क्या मतलब है? एक मॉलिक्यूल में -349, इसका मतलब है 1 मोल की है -349 किलोजूल। यस सर। देयरफॉर कितने मोल हैं आपके पास? तो मोल निकालना बताया ना मैंने, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। यस सर। सर 3.55 अपॉन 35.5। गिवन मास है 3.55 और क्लोरीन का
एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए 35.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.1 मोल। बोलो हाँ। यस सर। तो एक मोल की है -349, तो 0.1 मोल की कितनी होगी? ठीक, तो -349 इंटू 0.1। 34.9। बहुत गलत बात है यार, निकाल के बैठ गए हैं और नहीं बता रहे हैं तो वो और ज्यादा गलत बात है। इससे तो पाप पड़ता है भयंकर जम से। कहां पड़ता है वो नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं आपके, फिर इसके बाद एक और होमवर्क आएगा। लिखो, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, the electron affinity of bromine is 3.36 electron volt. 3.36. The electron affinity of bromine is 3.36 electron volt. How much energy in kilocalorie? How much energy in kilocalorie is released when 8 gram of bromine, 8 gram of bromine completely converted to Br negative ion, completely converted to Br negative ion। ठीक है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास आप यहां पर 80 लेंगे। हिंट दे देता हूं, ब्रोमीन का एटॉमिक मास आप 80 लेंगे। चलिए ये हिंट मैंने दे दिया आपको अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 million atoms, when 1 million atoms of iodine are completely converted into I negative, is 4.9 into 10 to the power minus 13 joule। 4.9 into 10 to the power minus 13 joule। Calculate electron affinity of iodine, in kilojoule per mole and electron volt per atom। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। With the help of following available data,
अवेलेबल डेटा जी, ये ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, इन सब का मतलब आपको समझना है। यस सर। क्या दिया हुआ है, ये सब क्या मतलब है इनके, आप समझिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। Yes. मैं सब क्वेश्चंस लिखवाऊंगा आपको सिर्फ, है ना। क्या मजेदार बात। बनाइए। 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उनका डेल IH1, डेल IH2 और डेल EGH दिए हुए हैं आपको ये। चलिए बोलूं? सर Yes. देखो, विच ऑफ द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, विच ऑफ द एलिमेंट इज लाइकली टू बी फर्स्ट द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, बोलना नहीं कोई, होमवर्क है। सेकेंड, the most reactive element, the most reactive element, next the most reactive non-metal, the most reactive non-metal, next the least reactive non-metal, the least reactive non-metal, next the metal which can form, the metal which can form MX2, MX2 type of halide, type of halide, next the metal which can form, the metal which can form MX, MX type of covalent halide, MX type of covalent halide, ओके। तो ये हुआ भैया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिनिश, खत्म। बेहतरीन तरीके से हर एक बात आपकी कॉपी के अंदर पहुंच गई है, ठीक। अब अच्छे से स्टडी करिए, संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहिए, ठीक है। वापस से उसी पैटर्न पे टेस्ट होगा संडे को, पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूनिट में, क्योंकि अब ये खत्म होने वाली है। अगली मुलाकात में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, मुश्किल से आधे घंटे का भी पोर्शन नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद कुछ मैं आपको 10th के रिलेटेड कंसेप्ट बता दूं, जो 10th में आपको पढ़ने थे। मेंडली बाबू क्या बोले,
ठीक, डोवर ने क्या करा, न्यूलैंड ने क्या करा, लोथर ने क्या करा, खत्म आपकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास रहेगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। और अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 10th में हमने क्या पढ़ा और 11th में क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए Yes. अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, जय।